आज हम जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान, जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित यह बुक है, इसी बुक से 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसका डिस्कशन हम टोटल 5 पार्ट में कर रहे हैं। इसी के सीरीज का आज हम पार्ट 5 लाए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 का डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक पे क्लिक करके चारों पार्ट देख सकते हैं। चारों पार्ट में कुल मिलाकर के हमने क्वेश्चन नंबर 400 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 401 से डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 500 तक डिस्कशन करेंगे, और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट पार्ट होगा। आप लोग चारों पार्ट को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आप लोगों के पास 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उपलब्ध हो जाएगा, और इन सारे प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप लोग अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सारे प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं तो आप लोगों की तैयारी अच्छी समझी जा सकती है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 401 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 401। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को डैश कहा जाता है। तो जब मैक संख्या 1 होती है तो उस ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्वर की गुणनात्मक हैं। तो स्वर की गुणनात्मक विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणनात्मक विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का तारतम्य मच्छर की भिनभिनाहट में होगा उपयुक्त ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मच्छर की भिनभिनाहट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब। तो ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब वातावरण आर्द्र हो और उच्च हो। जब आर्द्र उच्च हो तो उसमें ध्वनि तेजी से गति करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्द्र उच्च हो। राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो एक बर्तन में पानी से भरी हुई है, जिसमें डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। उपयुक्त ऑप्शन में से किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण इनमें से गामा किरणें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, गामा किरणें। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में बनती है, और मृग तृष्णा बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्तन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं।
तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या 8 होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, 8। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो प्राश्रव्य तरंगे एक प्रकार की श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर उत्क्षेप बल कार्य करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, उत्क्षेप बल। राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 61 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, 61 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो हमारे आंख में जो फोकस पड़ता है उसके सामंजस्य के लिए हमारा पुतली उत्तरदायित्व होता है। पुतली के द्वारा ही उसको सामंजस्य स्थापित किया जाता है, फोकस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, पुतली द्वारा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है? तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है और वह कांच है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच के ही प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाया जाता है पायरेक्स कांच की सहायता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरेक्स कांच। राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की कोई किरणें प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो जब प्रकाश की कोई किरणें प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, यानी कि लंब से दूर की ओर मुड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, नॉर्मल से दूर मुड़ती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करेगी तो उसके किस परिणाम में परिवर्तन नहीं होगा? तो जब ध्वनि की तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करेगी तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो अवश्रव्य ध्वनि को कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है,
कुत्तों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसी धारा क्षति को कम करने के लिए बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऐसी धारा क्षति को कम करने के लिए परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? तो डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ है कि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी तक किया जा सकता है। एसी का अधिक दूरी तक संचरण किया जा सकता है न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ। यही लाभ है डीसी की अपेक्षा एसी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड से धारा सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एक दिशा में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचलन दोलन गति कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, दोलन गति। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, अर्थात विद्युत आवेश को इकट्ठा जमा करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है किसी भी विद्युत परिपथ में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। वायु दबाव बनाती है। तो वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, सभी दिशाओं में वायु दाब बनाती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमानित है। तो भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमानित है 3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, 3%। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। मुक्त रूप से लंबित निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्सर उत्तर दक्षिण दिशा में ही टिकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तर दक्षिण दिशा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है।
मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 डिग्री का कोण बनाती है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो उपयुक्त ऑप्शन में से अनुचुंबकीय पदार्थ ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन का अब हम डिस्कशन करते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अब बताइए इन सारे ऑप्शन में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इन ऑप्शन में से पीतल एक प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का शक्ति गुणांक परिपथ में किसके सम्मिलित करने पर उत्पन्न किया जा सकता है? तो प्रतिरोध का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? एक प्रतिरोध है और उसके शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो परिपथ में और किसको शामिल कर ले? तो लाजमी है, एक प्रतिरोध है और प्रतिरोध को क्षमता और बढ़ाना है, तो परिपथ में और प्रतिरोध बढ़ाना है, तो उसमें प्रतिरोध को और शामिल करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोधक को बढ़ाने पे उसमें प्रतिरोधक को और उन्नत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। बताइए आप लोग इस ऑप्शन में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो अधिवर्ष समय का मात्रक है, अनंत समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है? तो किसी भी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है बहुत ही कम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुत कम। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? ये क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उष्मा विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? अब ये सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से बताइए कि कौन विद्युत धारा का सुचालक है। अगर सुचालक होगा तभी तो उससे धारा प्रवाहित होगा। तो पीवीसी एक प्रकार की प्लास्टिक है जो विद्युत का कुचालक है, रबर विद्युत का कुचालक है, कांच भी विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इससे ही धारा का प्रवाहित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गलन बिंदु पर। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है उसके गलन बिंदु पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः
वैद्युत सुचालक होती है जिसकी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है? ये क्वेश्चन कहता है कि धातुएं सामान्यतः वैद्युत का सुचालक होता है, लेकिन सारे धातुओं में से कोई न कोई धातु ऐसा भी होगा जो विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होगा। तो सर्वाधिक विद्युत का सुचालक वाले धातु हैं सिल्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? अब बताइए इन ऑप्शन में से कौन एक अर्धचालक है? तो इनमें से सिलिकॉन एक प्रकार के अर्धचालक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी कहने का मतलब वह विद्युत का अवरोध करता है और वो पदार्थ है इनमें से रुई, जिसके माध्यम से विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यह क्वेश्चन है वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है? तो वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर के नहीं गुजर सकती है वह आपूर्ति है डीसी आपूर्ति, जो कंडेंसर से होकर के प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा डैश होती है? तो एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से अधिक होता है, अर्थात शंट का प्रतिरोध कम होता है जबकि एमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है? तो सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग ऊष्मक कुंडली में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऊष्मक कुंडली में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सीसा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु है सीसा। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीसा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं।
तो घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं वह विद्युत के खपत को रिकॉर्ड करते हैं किलोवाट आवर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, किलोवाट आवर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है उसमें स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ए होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह है विद्युत ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, विद्युत ऊर्जा। और ये विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन के माध्यम से प्रवाहित होती है और यह विद्युत ऊर्जा उपकरण के माध्यम से इस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है उसकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्रहणशीलता। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है। तो इनमें से पानी का भाप में बदलना, इनमें से पानी का भाप में बदलना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पानी के भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी का भाप में बदलना। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एनोड का। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, एनोड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। उच्चतम वोल्टेज से निम्नतम वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। बताइए, ये इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है उच्चतम वोल्टेज को निम्नतम वोल्टेज में रूपांतरित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों का विभव समान हो। पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है,
दोनों का विभव समान हो। इस स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट को हम प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, ऊर्जा का। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, एम्पियर का परिभाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को मापने वाले यंत्र को किलो वाट घंटा मीटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, किलो वाट घंटा मीटर। किलो वाट घंटा मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, एक अतिचालक दिखाता है। तो एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। एक अतिचालक का गुण होता है कि वह पैरामैग्नेटिज्म होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, पैरामैग्नेटिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य है। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? या फिर विद्युत प्रतिरोध मापने की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? बताइए, इनमें से कौन है जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इनमें से विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है मृदुल लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल बराबर होता है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन है, ये क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। तो यह कथन है लेंज के नियम का। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, लेंज के नियम का। चलिए अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन,
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है? तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के तापमान पर तथा चालक की प्रकृति पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, तापमान तथा चालक की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। तो क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों छोरों से थोड़ा अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, दोनों छोरों से थोड़ा अंदर। यदि ये क्षण चुंबक हैं और ये नॉर्थ पोल हैं और ये साउथ पोल है, तो बिल्कुल इसके किनारे पर चुंबकत्व न होकर थोड़ा अंदर चुंबकत्व होता है। किनारे पे चुंबकत्व न होकर थोड़ा अंदर चुंबकत्व होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि चुंबकीय छड़ को उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह, यदि चुंबकीय छड़ को उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह क्या करेगा? अब एक छड़ चुंबक है जिसमें उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है, तो वह ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा, अर्थात वह उसको विकर्षित करेगा, उसको दूर भगाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल की क्षमता होती है। बताइए शुष्क सेल की क्षमता कितनी होती है? तो एक शुष्क सेल की क्षमता 1.5 वोल्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर किसमें ऊर्जा रखता है? तो एक कैपेसिटर जो होता है वह ऊर्जा को संग्रहित करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.5 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाले धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन।
कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। तो ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है। यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को संचालन संवहन विधि द्वारा रोकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, संचालन संवहन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मारोधी हैं। तो बताइए उपयुक्त ऑप्शन में से कौन है जो सबसे कम ऊष्मारोधी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसा है पदार्थ है जो सबसे कम ऊष्मारोधी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। तो ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही उसका विनाश हो सकता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है। तो जब घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें क्या भंडारित हो जाती है जिसके कारण वो चलते रहती है। तो जब उसमें चाबी भरी जाती है तो घड़ी में यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है जिसके कारण वो घड़ी चलती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ जो होता है वो पानी में तैरते रहता है। और क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी में तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई द्रव है जो वह उसका कुछ क्वथनांक है जो निश्चित क्वथनांक बिंदु पर ही वो फैलता है या वाष्प में बदलता है, लेकिन उस क्वथनांक बिंदु से पहले ही वह वाष्प में बदलता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, वाष्पीकरण। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, 14.4। अगला क्वेश्चन है परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। परम शून्य ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है। तो वह तापमान है परम शून्य।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, परम शून्य ताप। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय क्रियाओं में किया जाता है ईंधन के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, लेजर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है? तो लेजर जो है वो विकिरणों का पुंज है, तो वह किस प्रकार के विकिरणों का पुंज है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगत और एकवर्षीय विकिरणों का पुंज है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, संगत तथा एकवर्णीय। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? अब बताइए, ओम का नियम जो है इनमें से किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम जो है वो चालक पर ही लागू होता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, चालक। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? बताइए कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो किसी भी गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल जो है उसका विशिष्ट ऊष्मा घनत्व होता है, उच्च विशिष्ट घनत्व होता है, जिसके कारण गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, उच्च विशिष्ट घनत्व। अगला क्वेश्चन है, अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल को मिलाता है? तो अंतः दहन इंजन में ऐसा उपकरण कार्बोरेटर होता है जो हवा और पेट्रोल को मिलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। बताइए वह शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु शीतलन। वायु शीतलन विधि का प्रयोग स्कूटर में की जाती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? बताइए। तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग होते ही नहीं है क्योंकि स्पार्क प्लग जो है सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, एक भी प्लग नहीं लगे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। बताइए डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है किसके माध्यम से? तो एक डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है संपीड़न से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, संपीड़न से। राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, तुल्यांकलित मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है? तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है? तो डैम्परों का प्रयोग किया जाता है तुल्यकालिक मोटरों में दोलन को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है? बताइए इनमें से कौन सा है जो कार्बोरेटर का कार्य है? तो कार्बोरेटर का कार्य है यह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो एक ट्रांसफार्मर जो होता है वह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है एक ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को कहते हैं। बताइए, जब एक भारी नाभिक टूटते हैं और दो छोटे छोटे नाभिक बनते हैं तो इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो है वह परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल परिवर्तित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व हैं हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, हाइड्रोजन। अब चलिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चंस और 500 नंबर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 500 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर एक प्रकार के न्यूट्रॉन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा सके। और इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस शामिल किए हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस रुक्मिणी प्रकाशन के बुक से लिए गए हैं, क्योंकि रुक्मिणी प्रकाशन के बुक में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए गए होते हैं और इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बिल्कुल भी स्किप न करें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आप आनंद ले सके और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।